हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडीओ। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2023 मैथ्स पेपर। अप टू 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 26 ऑनवर्ड्स। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन सिंपल, एवरेज, थोड़े से कुछ क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़े से एवरेज और एवरेज से ऊपर भी होंगे। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ओके, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे 2023 में, तो वहाँ वो आज क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आज ही होंगे वो वाले। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। जो हमारी ऐप है कोर्स एडीओ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारा यूट्यूब चैनल है कोर्स एडीओ इन्फॉर्मेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप। उसमें ऐसी फ्री चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो मिलती जाएंगी। उसमें और भी कई चीज़ें हम डाल रहे हैं, लाइक फ्री लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, देन एक बैच भी फ्री हम बना रहे हैं, वो भी इसके अंदर जाएगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स है उसमें मिलते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल था, पर थोड़ा सा टेक्निकल था। क्वेश्चन एक बार पढ़ो पहले, आप क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फंक्शन in the interval -2 to 3 and the difference between first two terms is f-0 means दो चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, APGP, सीक्वेंस सीरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है, डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, पर मुश्किल नहीं है। तो पहली बात तो है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग GP। हमें ये तो पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, A/1 - R, वो हमें पता है, उसका तो हमें इतना इशू नहीं है। मेन इशू ये है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट GP क्या होता है, A/1 - R। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या, फंक्शन हमारे पास है x³ प्लस 3x - 9। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें देखनी है क्या आएगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू जब भी आती है तो हम पहले यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² + 3, दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। Derivative is positive, it means function is increasing function. So function is always increasing. This function is always increasing function. Okay? अब आप समझो ये increasing function है। तो हमें कौन सी हमें दी जा रहा है इंटरवल, हमें इंटरवल दिया जा रहा है। So in -2 to 3 फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 3 पर इसकी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बिकॉज -2 to 3 जब फंक्शन आगे x की वैल्यू आगे जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू भी आगे जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू दिस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है 3, तो 3 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f3 होगी। सो f3 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। पर f3 है क्या, यहाँ पर 3 को पुट करो, 3 को पुट किया तो क्या है 27 + 9 - 9 27 आ गई। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उसने क्या बोला था, फंक्शन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पर हम, ये आपका सम है, इस सम में हम 27 को पुट कर देंगे तो हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, दिस इक्वल टू 27। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ इनफाइनाइट GP इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। ओके, क्लियर है। नाउ अब दूसरी कंडीशन क्या दी जा रही है, एंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। दूसरी तो सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स कि A - AR, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट 0। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या है, हम निकाल चुके हैं, इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। डेरिवेटिव एट 0 क्या है, डेरिवेटिव एट 0 इसका है 3, दिस इक्वल टू 3। डेरिवेटिव एट 0 क्या है, 3 है, तो दिस इक्वल टू 3। सो दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास आ गई। एक ये आ गई, दिस इज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। आपको चाहिए कि आपको चाहिए R चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, A कट जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को डिवाइड कर दो, ये कह दो 2/1 कह दो। सो 2/1 क्या आएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, डेट बाई डेट 1 - R स्क्वायर, सॉरी 1 - R होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3/2
27 ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड किया, 2/1 किया, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27। सो 1 माइनस आर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। सो आर इज इक्वल टू, अब इधर लेके जाओगे तो आर आ गया 2/3 एंड और क्या है यार, और आ गया आर 4/3। तो आर की दो वैल्यू आ गई 2/3 एंड 4/3। बट अब थोड़ा सा सोचो, आर 2/3 भी चॉइस में है, 4/3 भी चॉइस में है, बट उसने क्या बोला, डिक्रीजिंग जीपी बोला है। तो डिक्रीजिंग जीपी बोला है, बट जीपी इज डिक्रीजिंग, क्या है, जीपी इज डिक्रीजिंग। तो जीपी आपकी डिक्रीजिंग है तो आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 2/3 बिकॉज लेस देन 1, आर शुड बी लेस देन 1। अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो आर इज नाउ 2/3, आंसर इज सी चॉइस। इस क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम इतनी सी थी कि बच्चा कहीं डर गया कि मैक्सिमम वैल्यू बोल दी, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, बट हर चीज़ सिंपल बोल रही है। सभी बच्चों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ओके हाँ, कई बच्चे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करने बैठ जाते हैं बिना सोचे समझे कि मैक्सिमा पूछ लिया तो सेकंड डेरिवेटिव करने बैठ जाओ। पर फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या हुआ, फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आने से क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सो इन दिस इंटरवल तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, -2 पे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, +3 पे। तो 3 पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, FO3। बस इतनी सी बात थी। तो उसको हमने FO3 की इक्वल कर दिया और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, डेरिवेटिव एट 0 है, तो डेरिवेटिव हमने निकाल के उसमें 0 डाला, तो ये हमारे पास आंसर रेडी हो गया। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ओके, इजी एवरेज क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन 26 हो गया हमारा। सो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला है कि आज क्वेश्चन अच्छे करोगे आप, आज का लेवल थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का है। बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, e पावर x sin x -1, बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रियल रूट्स को मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स। द इक्वेशन दिस हैज नो रूट, एग्जैक्टली 1 रूट, एट मोस्ट 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट। आपको पता होगा, मैं क्लासेस में स्पेशल बोलता हूँ, कभी चॉइसेस में एटलीस्ट वर्ड आ जाए, और उसने रूट्स की भी बात की हुई है, चॉइसेस में एटलीस्ट वर्ड भी आ रहा है, तो मेरे माइंड में तो सिंपल सी चीज़ आ चुकी है। क्या आ चुकी है, रोल्स थ्योरम। जब कभी एटलीस्ट वर्ड चॉइसेस में हो और रूट्स की भी बात हो रही हो, तो क्या आपको मैंने क्लासेस में बोला है कि ये भी बोला है कि आपको यहाँ रोल्स थ्योरम लगाने का सोचना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि लगेगी, बट सोचना चाहिए। तो अगर सोचना रोल्स थ्योरम तो इसको फंक्शन मान लो। अगर ये फंक्शन हो गया, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और ये आपको पता ही है कि दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस इन नंबर 1, दिस इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज अल्फा बीटा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो दिस इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल अल्फा बीटा। Number 2, this is always differentiable because e की power x differentiable, sin x is always differentiable, that constant is always differentiable. Number 2, this is always differentiable, so differentiable in open alpha beta. And also हमें given है alpha beta इसके roots है, तो FO alpha is equal to FO beta। ये तीन बातें सेट्स हुई होगी, किसकी सेट्स हुई होगी, रोल्स थ्योरम की। So रोल्स थ्योरम is satisfied. So रोल्स थ्योरम is satisfied. रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होती है तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, सो देयर इज एटलीस्ट 1 रूट लाई बिटवीन अल्फा बीटा फॉर किसका रूट, डेरिवेटिव का। सो जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं बाय रोल्स थ्योरम, देन बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, स्टूडेंट बताते रहो मुझे साथ साथ में। रोल्स थ्योरम क्या होता है, देयर इज एटलीस्ट 1 रूट of derivative in between alpha beta. There is at least 1 root of किसका, of derivative किसके बीच में, in alpha to beta। बस ये हमें पता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव आ गया e पावर x, पहला हमने डेरिवेटिव इसको हमने लिया e पावर x इंटू साइन एक्स, ओके, प्लस e पावर x cos x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। So derivative should have at least 1 root in alpha beta. Derivative should have at least 1 root in alpha beta. This derivative should have 1 root in alpha beta, है ना, ये पता ना आपको। अब ये से थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे कि हमें पूछा क्या जा रहा है,
हमें पूछा जा रहा है ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस 1 पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यस, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, ये वैल्यू दिस -1 0 है, तो ई पावर एक्स साइन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी जगह मैं अगर 1 डाल देता हूँ तो आपने क्या नोटिस किया, सो दिस हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन किसके बीच में, अल्फा बीटा। दिस हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन अल्फा बीटा। मैंने इसकी जगह पे 1 डाल दिया। क्यों डाला 1? बिकॉज दिस 0, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। दिस इक्वल टू 1 आपने वहाँ पुट कर दिया, इसको 1 डाल दिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। सो दिस हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन अल्फा बीटा। सो बस ये हमें चाहिए था। उसने क्या पूछा था कि दिस हैज़ एट लीस्ट वन रूट, यस, दिस हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन अल्फा बीटा। तो उसका एक रूट हो गया, एटलीस्ट एक रूट हो गया, तो उसका आंसर क्या होगा, डी चॉइस। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छा क्वेश्चन था। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन अच्छा था। क्यों अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूँ? यहाँ तो पहली बात तो ये होगी कि आपको पता लगना चाहिए। कैसे पता लगेगा? कई बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि सर यहाँ रोज थ्योरम लगेगी, बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा हमारे। पर मैंने आपको बार बार बोला है कि जहाँ पर एटलीस्ट वर्ड आ जाए, रूट्स आ जाए, वहाँ पर मैं तो कहता हूँ ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है कि रोज थ्योरम लगनी है। जैसे ही रोज थ्योरम लगाई, चलते गए, यहाँ बच्चा फिर फंस जाता है, कहता अब क्या करूँ मैं। फिर क्वेश्चन को देखा कि यहाँ क्या पूछा गया, ई की एक्स कोस एक्स प्लस 1 पूछा गया, इसकी जगह +1 चाहिए। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो डैट इक्वल टू 1 कर दिया। डैट इक्वल टू 1 मीन्स आपका क्या होगा, ये 1 आ गया। सो इट मीन्स कि आपका फंक्शन वही बन गया जो हमें चाहिए था, जो हमें रिक्वायर्ड था, वही फंक्शन बन गया। ये हमें रिक्वायर्ड था, ये वही बन गया। सो डैट हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन अल्फा बीटा। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आराम से पढ़ लो पैराग्राफ को। अच्छा पैराग्राफ है, बट क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पैराग्राफ है। कंपनी कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज़ 2 प्लांट्स T1 T2। 2 प्लांट्स है T1 T2। T1 produces 20%, and T2 produces 80% of the total computers. Okay, 20% वहाँ से बनते हैं, 80% वहाँ से बनते हैं। 7% of the computers produced in the factory found to be turned to be defective. Defective जो computers थे पूरी फैक्ट्री में, वो कितने थे? 7% थे। 7% पूरी फैक्ट्री में T1 T2 मिला के 7% डिफेक्टिव कंप्यूटर्स थे। इट्स नोन दैट P कंप्यूटर्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव इज फ्रॉम प्लांट T1 और 10P इज फ्रॉम प्लांट T2। जो डिफेक्टिव कंप्यूटर्स थे P फ्रॉम प्लांट T1 थे, 10P फ्रॉम प्लांट T2 थे। ओके, यहाँ से जो T1 से डिफेक्टिव थे वो आपके P थे, यहाँ से 10P थे। मतलब कि इसके जो डिफेक्टिव थे उससे 10 टाइम्स ज़्यादा थे। इसके जो डिफेक्टिव थे, इसके जो पहले कंप्यूटर पहली फैक्ट्री के T1 प्लांट के थे उसके 10 टाइम्स उससे ज़्यादा थे। 10P मीन्स कि इसके जो डिफेक्टिव थे उससे 10 टाइम्स ज़्यादा थे। ओके, वो मैं बाद में लिखूँगा उसको। A computer produced in factory is randomly selected and does not turn out to be defective. ओके, कंप्यूटर को चूज़ किया बट वो डिफेक्टिव नहीं हुआ। Then the probability that it's produced from plant T2। आपको नॉन डिफेक्टिव आपको चाहिए क्या? आपको नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर चाहिए। आपको नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर चाहिए, और कहाँ से चाहिए? T2 से चाहिए। नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉन डिफेक्टिव की क्या 7/100 है। तो नॉन डिफेक्टिव की क्या होगी? 93, 1 - 7/100 मीन्स 93/100 होगी नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर की टोटल प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल फैक्ट्री। तो पूरी फैक्ट्री में से 93% कंप्यूटर नॉन डिफेक्टिव है। यहाँ से आपको नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर लेना है, बट दैट शुड बी फ्रॉम T2। नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम T2। नीचे तो ये आएगा, नीचे तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि आपको नॉन डिफेक्टिव चाहिए। नीचे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है कि आपको नॉन डिफेक्टिव कहाँ से लेना है? पहले आपको नॉन डिफेक्टिव लेना है, ये नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है आपको क्या होता है? नीचे आएगा 93/100 बिकॉज दिस इज टोटल नाउ। इसमें से आपको लेना है, कहाँ से लेना है? T2 से लेना है। हाँ, T2 से लेना है, उसके लिए मुझे अब काम करना पड़ेगा। ओके, अब मेरा बेस बन चुका होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया।
अब हमें पता है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 7% है, पर डिफेक्टिव कैसे बन सकता है? डिफेक्टिव कैसे बन सकता है? या तो फैक्ट्री 1 से होगा, या प्लांट 1 से होगा, या प्लांट 2 से होगा। अगर प्लांट 1 से हुआ, प्लांट 1 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 20% प्रोड्यूस कर रहा है, 20% प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट 1। और लेट पी बोल दो, लेट पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, let P be probability of defective from T2, let P be probability of defective from T2। तो आपको पता है कि जो T1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 टाइम्स द क्या? P क्या है? P क्या? कंप्यूटर टर्न आउट टू डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। तो इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T1 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T1 वो कितनी होगी? वो अगर वो P है तो ये क्या हो जाएगी? उसकी 10 मल्टीपल हो जाएगी, तो 10P हो जाएगी। प्लांट 1 की 10 टाइम्स है प्लांट 2 के, प्लांट 1 की 10 टाइम्स है प्लांट 2 के, और प्लांट 2 के डिफेक्टिव की अगर P है तो प्लांट 1 के डिफेक्टिव की क्या होगी? 10P होगी। ओके, सो अभी मैं डिफेक्टिव की निकाल, मैं क्या निकाल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव निकाल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव। अगर पहले से डिफेक्टिव हुआ और 20% फैक्ट्री क्या है? 20% क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं? पहले T1 से आ रहे हैं, 20% प्रोडक्ट T1 से आ रहे हैं, और वहाँ से डिफेक्टिव हुआ, वहाँ पर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10P। और सेकंड से आ रहे हैं, सेकंड से कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 80% आ रहे हैं। सेकंड प्लांट से 80% प्रोडक्ट आ रहे हैं, वहाँ से डिफेक्टिव हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P। तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो मुझे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी टोटल प्लांट से क्या दी गई है? 7/100। सुनो स्टूडेंट्स, P क्या है? प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। तो जो प्लांट 1 की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी और 10 टाइम्स है T2 के प्लांट की, तो प्लांट 1 की कितनी होगी? 10P होगी, प्लांट 1 की P होगी, 20% प्रोडक्ट प्लांट 1 के बन रहे हैं और 80% प्रोडक्ट प्लांट 2 के बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी और डिफेक्टिव। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे का 100 कट गया, सभी को पता दिख रहा है आराम से। ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? देखो जरा, 200P, ये आ गया 280P, 280 हो गया, और दैट इक्वल टू 7 हो गया, तो P की वैल्यू होगी 1/40। P की वैल्यू आ गई 1/40। ओके, P क्या है? डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। P क्या है? डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। P दोबारा से सुनो, डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी। मैं लिख लेता हूँ, डिफेक्टिव फ्रॉम T2। तो नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम T2 क्या होगा? फिर मुझे नॉन डिफेक्टिव चाहिए ना एक्चुअली, तो नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम T2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम T2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 - 1/40, 39/40। ये अगर नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। अब आप समझो, अब नॉन डिफेक्टिव पे जा रहे हो, आपका क्वेश्चन है नॉन डिफेक्टिव, तो वहीं पर ही जा रहे हो आप। ओके, तो 39/40 मेरे पास आ चुका हुआ है नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम प्लांट T2। अब मेरे पास फाइनल टाइम आ गया क्वेश्चन करने का। मुझे प्लांट T2 की नॉन डिफेक्टिव पता है, मुझे प्लांट T2 की नॉन डिफेक्टिव पता है, मुझे पूरे प्लांट की नॉन डिफेक्टिव पता है। पूरे प्लांट की नॉन डिफेक्टिव इतनी है और T2 की नॉन डिफेक्टिव की इतनी है। अब मुझे क्या करना? मुझे नॉन डिफेक्टिव लेना है, मुझे नॉन डिफेक्टिव लेना है, पर कहाँ से लेना है? T2 से लेना है। अगर नॉन डिफेक्टिव लेना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, नॉन डिफेक्टिव लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 93/100। नॉन डिफेक्टिव लेना, उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? 93/100। बट वो कहाँ से आना चाहिए? T2 में से आना चाहिए। T2 कितने प्रोडक्ट बना रहा है? T2 प्रोडक्ट बना रहा है 80%। T2 कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 80%। 80% उसके क्या है? उसके नॉन डिफेक्टिव क्या लेंगे? 39/40। दिस इज इंटू 39/40। दिस इज द आंसर नाउ। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी है, नीचे लगाया टोटल नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम टोटल प्लांट, नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम टोटल प्लांट, ऊपर क्या लगाया? नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2, नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट T2। पर T2 कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 80% प्रोडक्ट बना रहा है, तो 80% इंटू नॉन डिफेक्टिव पर नीचे टोटल नॉन डिफेक्टिव। तो आपका आंसर मैं यहाँ देख रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों वाली करनी पड़ेगी। इसका आंसर है 78/93, 78/93 आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, पर इसको अगर
दिमाग में सेट कर लोगे तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। पहले आपने क्या सेट किया, पहले आपने डिफेक्टिव को निकाला, क्योंकि डिफेक्टिव आपको दिया जा रहा था, या प्लांट 1 से डिफेक्टिव था या प्लांट 2 से डिफेक्टिव था। प्लांट 1 बना रहा है 20%, प्लांट 2 बना रहा है 80%, ये आपने देखा। और आपको पता है जो प्लांट 1 की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है वो 10 टाइम्स है प्लांट T2 के। प्लांट T2 को आपने P बोल दिया, प्रोबेबिलिटी को P बोल दिया, तो प्लांट 1 की 10P होगी। ओके 10P आपने लिखा होगा, यहाँ पर लिखा था ना आपने सब कुछ, तो सबको लिखा था आपने, वही सेम चीज़, हाँ 10P लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली, बिकॉज आपको डिफेक्टिव दिया जा रहा है, उसकी 7% थी। अगर प्लांट 1 से डिफेक्टिव है तो 20%, प्लांट 1 से 80%, प्लांट अगर ठीक है प्लांट 2 से, तो उससे हमने P निकाल लिया, P की वैल्यू निकली। फिर आपको पता लग रहा है P क्या, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फॉर प्लांट T2, तो 1 - P इज नॉन डिफेक्टिव फॉर प्लांट T2, ये नॉन डिफेक्टिव निकाल ली। ओके बट नॉन डिफेक्टिव आपको पूरे प्लांट में से चाहिए, पूरे प्लांट में से चाहिए तो 93/100, ओके, और T2 में से चाहिए तो 39/40, अभी निकाल चुके हम लोग, पर 80% है तो डेट्स वाई। ओके क्लियर हो गया सभी को। मैं क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ कि कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हमें नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसको 2-3 बार आपको बताया कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा माइंड में आप ले जाओगे तो क्वेश्चन ईजी लगेगा। ओके थोड़ा सा मैं टाइम जा ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि सच में क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2D का। फोकाई ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो पहली बात तो दिख रही है कि x² - 4y² है, तो दिस इज अ हाइपरबोला। हाइपरबोला है तो क्या करना पड़ता है इस केस में, x वाली चीज़ों को अलग से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, y वाली चीज़ों को अलग से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x की चीज़ों को अलग करो, x² + 2x, y वाली चीज़ों को अलग करो, माइनस y क्या है 4 टाइम्स y² - 2y, ओके दिस इज 8y को मैंने -2y -4 टाइम -2y बोल दिया, इक्वल टू 7 को उधर ले जाओ, 7 को इधर ले गए। ओके यही है ना, देखो आप x² + 2x -4 टाइम y² - 2y, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना बड़ा इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 1 ऐड, यहाँ पर 1 ऐड किया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, यहाँ पर भी 1 ऐड किया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एक्चुअल क्या ऐड किया, एक्चुअल में 1 ऐड किया, ये 1 हो गया, -4 -3 ऐड किया, तो -3 वहाँ भी ऐड करेंगे हम, यहाँ पर हमने 1 - 4 -3 ऐड किया, वहाँ भी -3 ऐड किया, ये आपका इक्वल टू 4 हो गया, और डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये बन गया x+, ये क्या बना x+1 का स्क्वायर बाय 4, ये बन गया y - 1 का स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1, ये आपका बन गया हाइपरबोला, ये आपका हाइपरबोला बन गया। क्या चाहिए आपको, आपको फोकाई चाहिए। फोकाई क्या होता है आपको पता होगा, हाइपरबोला ऐसा है, दिस इज द हाइपरबोला, तो इसका फोकाई क्या होगा, इसका फोकाई होगा क्या होगा, इसका ±AE0, ये इसका फोकस होता है ±AE0, तो सॉरी दिस इज y² / b², तो ये आपका फोकस हुआ ±AE0। तो यहाँ पर पहले आपको E निकालना पड़ेगा, तो E निकालने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को पता है, E² निकालने का फार्मूला होता है सीधा ही A² + B² / A²। तो यहाँ A² है 4, 4 + 1 / 4, 5 है 4, तो E की वैल्यू आ गई √5/2, ये आपकी E की वैल्यू आ गई। ओके सो फोकस क्या है ±AE, तो फोकस हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर फोकस देखा जाएगा तो x = ±AE, y = 0, फोकस क्या है x = ±AE, y = 0। सो यहाँ पर कैपिटल X का मीनिंग यहाँ क्या लिया हमने, कैपिटल X को x+1 लिया हुआ है, सो दिस x+1 ±AE, यहाँ A कितना है, A मेरे पास है A² = 4, तो A² = 4, तो A क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 टाइम्स E कितना √5/2, तो यहाँ से आपने ये आपका आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±√5/2 -1, ओके √5/2 -1, ओके ये आ रही है देखो √5/2 -1 यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, ओके नहीं 2 सॉरी कट गया ना, ये √5 ये आ गया +-√5, ये 2 तो कट गया ना, दिस ये हमारे पास आ गई। ओके ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। तो मैं देख रहा हूँ चॉइसेस में कहाँ है, चॉइसेस में ओनली C चॉइस में भी है, ओनली देखा जाए तो ये D चॉइस में, ये D चॉइस में √5 -1 है, C चॉइस में जो है 1 + 1 है, तो चलो फिर भी मैं अगर लेके चलूँ D चॉइस आ रहा है, क्योंकि दोनों का y पार्ट तो सेम है, यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1 है,
बट यहाँ पर -1 + -105 है या 1 + -105 है, तो आपका आंसर डी चॉइस आ रहा है। आपको y निकालने की जरूरत नहीं, पर y निकाल भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों y तो वैसे ही आसान था। जो कैपिटल Y 0, कैपिटल Y 0 का मतलब क्या हो गया, तो मैंने x निकाल लिया। ओके, दूसरी चीज़ क्या, कैपिटल Y का मीनिंग क्या, y - 1, कैपिटल Y का क्या मीनिंग है, y - 1 डैट 0, और पूरा आंसर निकालना चाहते हो तो y 1 भी आ गया। सो ये हमारे पास फोकस आ गया। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में बड़ी कर रहे होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहले अपने हाइपरबोला को स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड बना के उसका फोकस निकालो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो। तो ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके, तो फोकस आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 30 नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, बट इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो A क्रॉस B है, क्रॉस डैट है, मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है। आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का पता होना चाहिए, जो बड़ा बेसिक फार्मूला है। ऊपर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर A क्या है, वेक्टर B क्या है। वेक्टर A मुझे दिया जा रहा है I - 2j बाई √5। थोड़ा सा साफ दिख रहा है कि इसका मोड क्या आ रहा है, इसका मोड 1 आ रहा है। मैंने तो फास्ट देख लिया, बिकॉज 1/√5 का स्क्वायर प्लस डैट बाई √5 का स्क्वायर, दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स 1 आ रहा है, तो उसका मोड 1 आ रहा है। सिमिलरली वेक्टर बी को देखते हैं, उसका मोड क्या आ रहा है। वेक्टर बी का भी आपने देखना है, ऐसे क्वेश्चन में सेम ही आ रहा होगा। वेक्टर बी हमारे पास क्या है, 2i + j + 3k, 2i + j + 3k बाई कितना, बाई हमारे पास है √14, तो ऊपर आ रहा है 4 + 1 5 9 4, यस इसका मोड भी 1 आ रहा है, तो दोनों का मोड 1 आ रहा है। बड़ी अच्छी बात होगी, पहली बार दिस टू आर यूनिट वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मोड 1 आ रहा है। और बाई चांस साथ में मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ जो बड़ी जल्दी से दिख रही है हमें भी, आपको दिख रही होगी, इनका डॉट आपस में क्या आ रहा है 2 - 2, इनका डॉट 0 भी आ रहा है। तो 2-3 बातें जो आपको दिख रही है उसको तो माइंड में लेके चलो। ऐसी चीज़ें नहीं कि आपको ऐसे दे दी गई हैं, ये चीज़ें कुछ ना कुछ सोच के दी जाती हैं। ये जो चीज़ आपको दी जाती है कि दोनों का मोड 1 है, दे आर परपेंडिकुलर, तो ये कुछ सोच के दी जा रही हैं, तो इसका हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन में आते हैं, 2a + b डॉट A क्रॉस B क्रॉस A - 2b, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर लगा दो, दिस क्रॉस डैट मीन्स कि A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस B दिस क्रॉस 2b, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंदर लगा दी। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब इसको ओपन करना शुरू करते हैं। पहले आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि वेक्टर डिपो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ। वेक्टर डिपो प्रोडक्ट की डेफिनेशन, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा। वेक्टर डिपो प्रोडक्ट की डेफिनेशन कौन सी चाहिए मुझे, ये वाली चाहिए, A क्रॉस B क्रॉस C वाली चाहिए। ये क्या होगी, ये होगी A डॉट C इंटू B, सॉरी राइट, ठीक है, B डॉट C इंटू A, ये डेफिनेशन सभी बच्चों को पता है। A डॉट C इंटू B माइनस B डॉट C इंटू A, तो ये हम धीरे धीरे यहाँ लगाएंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। दिस डॉट A इंटू B माइनस B डॉट A इंटू A, पहले वाला खोल दिया हमने, फर्स्ट वन खोल दिया, इसको हम ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ पर भी लगाओ, दूसरे वाले के ऊपर भी 2 को कॉमन लेना, 2 को पहले कॉमन ले लो, बेटर है, 2 को पहले कॉमन ले लो। ये हो गया A डॉट B इंटू B, A डॉट B इंटू B माइनस B डॉट B इंटू A, ये हमने यहाँ पे लगा दी। ओके, समझ आ रही होगी क्या किया हमने, बस वो डेफिनेशन लगाई या कुछ नहीं किया, डेफिनेशन लगा दी। अब देखो जो चीज़ें ये आपको कुछ हेल्प करी चीज़ें मैंने दी थी, यहाँ से कुछ निकाल सकते हो तो निकाल लो। पहले मैं चेक करूँ, गलती कोई नहीं होनी चाहिए। A डॉट A B डॉट A डॉट B B डॉट B है, यहाँ गलती कुछ नहीं हो जाएगी, गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या पता है A डॉट B क्या 0 है, तो A डॉट B 0, तो ये आपका 0 हो गया। A डॉट B 0, तो ये भी 0 हो गया। दो चीज़ें तो गायब हो गई, दो चीज़ें तो हट गई। अब A डॉट A क्या होता है, मोड A स्क्वायर होता है। आपको मैं छोटा रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ। A डॉट क्या होता है, मोड A स्क्वायर होता है। सिमिलरली B डॉट B क्या होता है, वही मोड
और ए डॉट ए क्या, सॉरी चलो मैं आप ए डॉट ए को लिख लेता हूँ मॉड ए स्क्वायर, वो क्या हो गया 1 हो गया। बी डॉट बी क्या हो गया मॉड बी स्क्वायर, वो भी 1 हो गया। तो ये आपका भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से आया 2a प्लस बी डॉट बी, ये तो 0 हो चुका है बी, ये बी रह गया बस। और वहाँ से क्या रह गया, वहाँ से रह गया 0 हो गया प्लस 2a। देखो कितनी अच्छी चीज़ रह गई, आराम से देखो स्टूडेंट, आराम से देखो, ये रह गया कुछ और रह गया, चेक करो प्लीज़, ये मेरे पास से आ गया। ओके ये पार्ट मेरे पास आ गया, चेक कर सकते हो आराम से आप। ओके यहाँ से क्या है, इसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, 2a प्लस बी चल रहा है, ये बन गया a डॉट ए 1 हो गया, ओनली b रह गया, a डॉट ए 1 हो गया, b रह गया, ये तो खत्म हो गया। सिमिलरली a डॉट b 0 हो गया, b डॉट b 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पहुँच गया, आप देख सकते हो। ओके ठीक है। और बाई चांस 2a प्लस बी 2 बार आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अगेन a डॉट ए क्या था मॉड ए स्क्वायर, सेम डॉट, तो ये क्या हो गया मॉड 2a प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा 2a प्लस बी का स्क्वायर। ओके और इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 4 मॉड ए स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a डॉट बी। अगेन a डॉट बी 0 हो जाएगा, अगेन a डॉट बी 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, यहाँ कर देता हूँ मैं रिमेनिंग पार्ट, तो ओनली क्या बचेगा मेरे पास, ओनली बच गया 4 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि वो पार्ट 0 हो गया, अगेन वो पार्ट 0 हो गया। और मॉड ए भी 1 है तो 4 × 1 हो गया, मॉड भी 1 है ये भी 1 हो गया, तो ये 5 आ गया, क्या हो गया 5 आ गया। तो आपका आंसर आ रहा 5, तो क्या आंसर हुआ फर्स्ट चॉइस 5। मैं तो कहता हूँ सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस पेशेंस का क्वेश्चन था, पेशेंस, बस पेशेंस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके आराम से खोल के मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी मुश्किल आई होगी जो मैं थोड़ा सा सोचूंगी यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ओके क्वेश्चन सिंपल था बट पेशेंस चाहिए थी। ओके सो देख लो आराम से देख लो स्टूडेंट साहब। नाउ ये क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ये भी थोड़ा सा बोरिंग है, बोरिंग तो मैं पहले बता रहा हूँ है ये, A B C D be non-zero numbers if the point of intersection of these two lines lie in the fourth quadrant is equidistant from two axes. Point lie in the fourth quadrant, equidistant from two axes. थोड़ा आपको हिंट दूँ मैं, point lie in the fourth quadrant, तो ये इसमें है तो they are equidistant, मतलब पॉइंट ऐसा हो गया x, माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसा होता है, x पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है x पॉजिटिव y नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस का डिस्टेंस x है, फ्रॉम y एक्सिस का डिस्टेंस है वो भी x है, तो ये आपका पॉइंट होना चाहिए। अब मुश्किल क्या है, बस वो x पार्ट को निकालना, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, वो भी इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा तो बच्चों वाला टाइम वेस्ट होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों वाला टाइम वेस्ट होगा। पहली लाइन कौन सी है 4x प्लस, या मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर हमने किया हुआ है, मैं ये पर ही दिखा देता हूँ। फर्स्ट लाइन है 4x प्लस 2ay प्लस c0, सेकंड लाइन क्या है 5x प्लस 2by प्लस d0। ओके स्कूल के बच्चे क्या करते थे, जब x निकालना होता हमें x चाहिए, x निकालना क्या करते थे y को खत्म करते थे। कैसे y को खत्म करूँगा, इसको मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया b से, इसको मल्टीप्लाई किया a से, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया b से, सेकंड को मल्टीप्लाई किया a से, तो a b दोनों कट जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से b से मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपका y पार्ट तो कट गया, x की वैल्यू आ गई दिस। तो ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, x की वैल्यू यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, हमने उसको b से मल्टीप्लाई किया, उसको a से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। सिंपलेस्ट, ये तो 9th क्लास के स्टूडेंट करते हैं। सिमिलरली फिर से इसको लिया, फिर सिमिलरली फिर से उन्हीं दोनों को लिया, फिर क्या किया, अब x को खत्म करना है, x को खत्म करना है तो इसको पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, बताओ कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5b, इसको मल्टीप्लाई किया 4a, 5b 20ab हो जाएगा, 4a 20ab हो जाएगा, इसको 5b से मल्टीप्लाई किया, इसको 4a से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू को पुट कर दो, पर वो नहीं करना, x की वैल्यू पुट करूंगा तो टाइम बड़ा ही वेस्ट होगा। बेटर क्या है, पहली क्वेश्चन को 5b से मल्टीप्लाई करो, सेकंड क्वेश्चन को 4a से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें क्या पता है कि x इज इक्वल टू xy ये पॉइंट है, हमें पता है xy ये पॉइंट है, अब y क्या है, y जो है माइनस x है, आपका y क्या है माइनस x है, ये जो y है वो आपका माइनस x है। देखो x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये y है
दिस x माइनस वाई बोल दो, y माइनस एक्स बोल दो, एक ही बात है। x इक्वल टू माइनस वाई बोल दो, y इक्वल टू माइनस एक्स बोल दो, एक ही बात है। तो दिस x इज इक्वल टू माइनस वाई, ओके, दिस x इज इक्वल टू माइनस वाई, उसको बोल दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा ए बी तो कट ही गया शुरू में, नीचे का ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ए बी कट गया, तो आपके सामने 2 बस उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका आंसर 2AD इज इक्वल टू 3BC आ गया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, ये तो बड़ी पुरानी टाइप है, NIT की फेवरेट टाइप है, मैं कहता हूँ कि इसके बिना NIT कोई बनता ही नहीं है शायद। A speak truth in 60% cases, B in 50% cases, probability that they contradict each other। आपको पता है कि कितनी पुरानी टाइप है। They will contradict, एक सच बोलेगा, एक झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, दूसरा सच बोलेगा, तभी वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। तो एक ही जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो 60% है, 60/100 हो गया। एक के जो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है दैट्स 40% हो गई। बी के जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है वो है 50%, ओके, 50% बी का सच बोलने की हो गई। बी के झूठ बोलने की कितनी हो गई, वो भी 50% हो गई। तो कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे वो? कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे जब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, या पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा, दे विल कॉन्ट्रडिक्ट, ओके। और दिस टू आर इंडिपेंडेंट है, दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो दिस इक्वल टू PA इंटू PB कम्प्लीमेंट प्लस PA कम्प्लीमेंट इंटू PB, ये होना चाहिए हमारा आंसर। अब सब कुछ रेडीमेड है, उसको पुट करने में टाइम लगेगा आपको। तो 60/100, 50/100 प्लस 40/100, 50/100, तो बाई 100 स्क्वायर, तो नीचे कॉमन ले लो, तो ये आपका 30, 30 ये आपका 3000 हो गया, ऊपर से 2000 हो गया, 5000 हो गया, 5000 बाई दिस, तो आपका आंसर आ गया 1/2। 1/2 सिंपल दिख रहा है मुझे, 1/2 आपका आंसर आ गया। सो एक क्वेश्चन तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन आप खत्म कर लोगे। सो बड़ा इजी क्वेश्चन था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स, इफ A B C D are in HP and arithmetic mean of A B B C C D is 9, then which of the following is value of AD? A B C D in HP, A B C D in HP, ये हमें अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर अज्यूम करने की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू AD मांग ली गई है, तो आप AB को यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर नंबर आपके HP है तो उसको या तो आप AP बनाते हैं मैक्सिमम केस में हम लोग, और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि उसने प्रोडक्ट मांगा AD, तो हम यहाँ पर अगर HP का मीनिंग क्या होगा, हम AB कर सकते हैं, B इज इक्वल टू 2AC, B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C, एंड C इज इक्वल टू 2BD बाई B प्लस D। हर बच्चे को पता ना, 3 नंबर जब HP होते हैं, ABC ने HP, तो B क्या होता है 2AC बाई A प्लस C, वही लगाया, हर बच्चे को पता है, ओके। हमें और क्या गिवन है, हमें और बोला गया अर्थमेटिक मीन हो AB BC CD, तो अर्थमेटिक मीन का होता है AB प्लस BC प्लस CD बाई 3 इज 9, ये हमें दूसरी कंडीशन गिवन है, ओके। हमें चाहिए AD, हमारा टारगेट क्या है AD, हमारा टारगेट AD है, तो AD आपको कैसे मिलेगा? अगर AD आपको चाहिए तो यहाँ से कहीं से AD आ रहा है बच्चों, कहीं से AD का हिंट मिल रहा हमें, AD का हिंट हमें मिलेगा ओनली जब ये ऐसा करते हैं, यहाँ से A प्लस C बोल देते हैं 2AC बाई B, ओके, यहाँ से B प्लस D बोल देते हैं 2BD बाई C। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने ये बोला कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे AD मिल रहा है, और बाकी मुझे यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखो अभी कर रहा हूँ मैं, तो ये मैंने एक छोटी चीज़ सोच ली कि मुझे AD मेरा टारगेट है, तो AD अब कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर 1 नंबर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मैं कहाँ मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, A प्लस C इंटू B प्लस D, तो ये मेरे पास आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2AC बाई B 2BD बाई C, तो एक CC कट गया, एक आपका BB कट गया, ये आ गया 4AD, यस, ये 4AD, अब AD आना शुरू हो गया, 4AD आ गया।
सिमिलरली इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर भी लेफ्ट साइड भी अभी राइट साइड कर दे, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड क्या है, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी दिस इक्वल टू 4AD। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए डी वहाँ चलेगा 3AD। हमारा टारगेट ए डी है, पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो यहाँ पर भी दिख रहा मुझे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है क्या, वो तो 27 हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वो 27 हो गया, यहाँ 27 को पुट कर दिया आपने, तो 27 इक्वल टू 3AD। तो AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू आ गई सिंपल 9। सो क्वेश्चन अच्छा था। क्यों क्वेश्चन अच्छा था कि जिसके माइंड में चीज़ नहीं आएगी वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे। जिसके माइंड में चीज़ नहीं आएगी हम ऐसा करें फिर इसको ऐसे A प्लस सी वहाँ ले जाएँ, B प्लस D वहाँ ले जाएँ, तो कई बार बच्चों के माइंड में वहाँ चीज़ नहीं आती, तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी टफ बन जाता है। मैं नहीं कहूँगा कि इतना सिंपल था कि कोई भी कर लेगा, ओके, बट सिंपल था ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है और कई बच्चों का फेवरेट नहीं है। रीज़न भी कि जब फंक्शन आ जाता है साथ में ऐसी बाउंड्रीज आ जाती हैं, मोड भी आ जाता है, तो बच्चे डरना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, पर कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको फंक्शन दिया जा रहा है, आप देख सकते हो आराम से, आपको फंक्शन दिया जा रहा है। उसके बाद एफओ मोड, यहाँ पर भी मोड है, ये हमें ठीक कर देना, आप इसको भी मोड है, इधर भी मोड लगा लेना। तो एफओ मोड इज इक्वल मोड x माइनस 1, आपको फंक्शन ऊपर दिया जा रहा है, नीचे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले ए चॉइस को ट्राई कर रहा हूँ। ए चॉइस में क्या है, x लाई बिटवीन 0 to 1, x लाई बिटवीन 0 to 1। तो आपको पता है जब x लाई बिटवीन 0 to 1 है तो मोड x क्या होगा, मोड x आल्सो लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, x लाई बिटवीन 0 to 1 तो मोड x आल्सो लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, तो सीधा कह सकते हो x लाई बिटवीन 0 to 1 तो मोड x हो गया। तो ये भी कह सकते हो कि मोड x क्या हो गया, x हो गया। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है तो आपका मोड x ही x हो गया, तो fx मांग रहा है, तो fx मोड x हो गया, तो ये आपका बन गई फर्स्ट चॉइस। जब x इन बिटवीन 0 to 1 है तो मोड x हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ ओ एक्स इक्वल टू x माइनस 1। तो चेक करो, जो x 0 to 1 के बीच में था, जब x 0 1 के बीच में था तो fx क्या था, x माइनस 1 था, बिल्कुल ठीक है। जब x 0 1 के 0 2 0 0 1 0 2 के बीच में आता है, 0 1 0 2 के बीच में आता है, तो fx क्या आना चाहिए, x माइनस 1 आना चाहिए। यहाँ पर भी fx क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। सो फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट आपकी ट्रू हो गई है, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बड़ा सिंपल ही हमने बाहर निकाल दी। सेकंड चॉइस में जाते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में है अगेन x लाई बिटवीन 1 to 2, अगेन x लाई बिटवीन 1 to 2, अगेन मोड x आपको पता ही है 1 ही होगा, पर मोड x वहाँ पूछा ही नहीं गया, और मोड ऑफ ए मोड fx है, मोड fx पूछा गया। तो x लाई बिटवीन 1 to 2, तो फिर फंक्शन कहाँ होगा, जो x 1 और 2 के बीच में, तो आपको फंक्शन क्या होगा, उसके इसमें फंक्शन हमारा आ रहा है, ये वाला आ रहा है x 1 और 2 के बीच में, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए। अब बी चॉइस में उसको पुट करते हैं, पुट इन बी, तो उसको बी में पुट करते हैं। ओके, तो ये मोड है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ मोड है, तो मोड fx क्या हो गया, ये हो गया, इक्वल टू x माइनस 1। क्या ये है, कैसा है, उसने पूछा कि ऐसा है, x जब 1 और 2 के बीच में है, x जब 1 और 2 के बीच है, तो फंक्शन क्या लिया मैंने, x माइनस 1 ले लिया, उसको मैंने x माइनस 1 को इस मोड में, मैं फिर कह रहा हूँ मोड है, इस मोड में हमने डाल दिया कि मोड x माइनस 1 है, जब x 1 और 2 के बीच में है, जब x 1 और 2 के बीच में है तो x 1 से बड़ा हो गया, x जब 1 से बड़ा हो गया तो मोड x माइनस 1 होता है, x जब 1 से बड़ा है तो मोड x माइनस 1 होता है। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, सेकंड में ट्रू हो गई, फर्स्ट भी ट्रू हो गई, सेकंड में ट्रू होगी। मेरे ख्याल सिंपल समझ आ रहा होगा आपको। सी चॉइस में चलते हैं। सी चॉइस में दोनों को मिक्स कर दिया, एक्स लाई बिटवीन इंटरवल 0 to 1, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी चॉइस में क्या बोला, एक्स लाई बिटवीन 0 to 1, अगेन सी चॉइस में बोला एक्स लाई बिटवीन 0 to 1, एक्स लाई बिटवीन 0 to 1, तो मोड एक्स तो एक्स हो ही चुका हुआ है। ओके, तो उस केस में आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आपका फंक्शन भी क्या हुआ, एक्स लाई बिटवीन 0 to 1, तो फंक्शन भी आपका उस केस में x माइनस 1 हुआ, ये वाला हुआ। अब सबको पुट करो सी चॉइस में, तो सी चॉइस क्या, एफ ओ मोड x प्लस मोड ओ एफ एक्स, देखते हैं क्या होता है। तो एफ ओ मोड x मीन्स x, मोड x तो x है, मोड x तो x है, और मोड एफ एक्स, चलो मैं उसको अभी बाद में अभी पुट कर देता हूँ, मीन्स थोड़ी इसको ऐसा करके, एफ एक्स क्या है, x लाई बिटवीन 0 to 1, तो एफ एक्स क्या है, वो x माइनस 1 है। ओके, और आपका मोड एफ एक्स क्या है,
एक्स लाई बिटवीन 0 to 1 है तो मोड एफ एक्स, तो ये मोड, इसका मोड एक्स लाई बिटवीन 0 to 1 है, मीन्स एक्स 1 से छोटा है। एक्स 1 से छोटा है तो मोड एक्स माइनस 1 क्या होगा, मोड एक्स माइनस 1 होगा। बोलो बोलो, जब एक्स 1 से छोटा है तो मोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, लेसन 1 आपको पता मोड क्या होता है, सभी बच्चों को मोड के बारे में पता है। मैं यहाँ पर मैंने यूज़ किया था कि मोड एक्स माइनस 1, मोड एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 कब होगा, when x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। मोड एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 कब होगा, जब एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। तो ये तो आपको मोड की डेफिनेशन आपको आती है। यहाँ 1 से छोटा है तो मोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस शुड बी नाउ 0, ये 0 होना चाहिए, वो उसने बोला है 1। सो सी चॉइस इज रॉन्ग, सी चॉइस रॉन्ग होगी। ओके, तो सिमिलरली डी चॉइस हम देखेंगे वो ठीक चली जाएगी, पर अभी रॉन्ग की बात हो रही है, सी इज डेफिनेटली रॉन्ग। डी भी चेक कर सकते हो, डी आपकी ठीक हो जाएगी। अपनी प्रैक्टिस के लिए डी चेक कर लेना। अभी मैं करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो कर ही चुका हूँ। इंटरवल 1 to 2 देखना है, हाँ मैं बोल ही देता हूँ। इंटरवल 1 to 2 देखना तो आपका फंक्शन वही होगा, देखो एक्स माइनस 1 ही होगा, 1 to 2 भी फंक्शन वही हो गया। अब क्या होगा, जब 1 to 2 जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ओके, वहाँ बीच में माइनस है। अगर वैसे तो सी चॉइस रॉन्ग है, आपने देख लिया। डी चॉइस को कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस के लिए देखना चाहे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को कम होती है, तो बीच में पहले माइनस कर दो। यहाँ बीच में पहले क्या किया आपने, माइनस कर दिया। यहाँ माइनस है ना, अब देख सकते हो डी चॉइस में, यहाँ बीच में माइनस है, ये बीच में माइनस कर दिया। और आपको पता है कि जब x 1 से बड़ा है तो ये मोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड पॉजिटिव मीन्स ये आपका इट्स ऐसा वैसा रहेगा। माइनस तो पहले वाला था, मोड क्या, x 1 से बड़ा है तो मोड क्या हो जाएगा, सेम का सेम रहेगा। अब दोनों कट के क्या होगा, 0 हो गए। तो डी चॉइस इज अगेन राइट। तो आपका आंसर ओनली सी चॉइस रॉन्ग है, बाकी ठीक है। मैं तो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन था, बट जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोड के चक्कर में वो बेचारे फंस जाएंगे। 35 क्वेश्चन तो इक्विवेलेंस का क्वेश्चन था। ये तो सिंपल नॉन मैथ्स या मैथ्स कुछ भी, इसको कोई इक्विवेलेंस वाला कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। 35 अपने आप देख सकते हो आप, सिंपल सा क्वेश्चन था। 36 क्वेश्चन फिर मैथमेटिकली क्वेश्चन आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा। 36 भी कंफ्यूज होने वाले, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कल सी टचेज द एक्स एक्सिस, थोड़ा सा पिक्चर बनानी पड़ेगी। सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एंड टचेज अनदर सर्कल इफ सेंटर 0,3, सेंटर 0,3, यहाँ पर सेंटर है और रेडियस इज 2, सेंटर 0,3, रेडियस इज 2, तो सर्कल कुछ ऐसा हो गया। ओके, सेंटर 0,3, रेडियस इज 2 एंड टचेस सेकंड सर्कल, टचेस सेकंड सर्कल जो है सी है, टचेस एक्स एक्सिस एंड टचेस डैट। तो सेकंड सर्कल इसको टच भी कर रहा है, टच एक्स एक्सिस भी है, तो सेकंड सर्कल ऐसा कुछ हो गया। इसको भी टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। ओके, देन लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल सी है, तो इसका सेंटर का मुझे लोकस चाहिए, इसके सेंटर का मुझे लोकस चाहिए। ये क्वेश्चन है मेरे पास। दो सर्कल दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, पहले गांव में सेंटर भी गिवन है, पहले गांव में सेंटर गिवन है, उसका रेडियस 2 गिवन है। आपको पता है जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो पहले का सेंटर जिसका लोकस चाहिए उसका सेंटर को एच के मान लिया। एच के 0,3 का डिस्टेंस क्या है, h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू पहले का रेडियस, इसका रेडियस, हाँ मेन बात है इसका रेडियस क्या है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये देखो रेडियस सही है, दिस इज रेडियस। भाई ये क्या है, ये तो y कोऑर्डिनेट है, जो आपका रेडियस है वो तो y कोऑर्डिनेट है। तो रेडियस क्या हो गया इस सर्कल का, k हो गया। क्या रेडियस हो गया इसका, k हो गया। आप समझ रहे हो ना, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है उसका रेडियस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। उसका रेडियस क्या होता है सेंटर का, y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट k है तो उसका रेडियस k हो गया। ओके, पहली बात तो ये समझ आ गई। और उसका अपना रेडियस क्या है, उसका रेडियस 2 है, तो रेडियस इज 2, इसका रेडियस क्या 2 है। बस ये हमने कर दिया यहाँ पर। इसको ओपन करो, हम एक्स वाई हमें चाहिए, पैराबोला एलिप्स क्या आएगा, इसको स्क्वेयरिंग में साथ में कर लो, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 6k प्लस 9, उधर भी स्क्वेयर कर लो, के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4। अब ये के स्क्वेयर तो कट गया, एक के स्क्वेयर कट गया, तो क्या बचा, एच स्क्वेयर माइनस 6k प्लस 4k वहाँ से आएगा, एच स्क्वेयर माइनस 10k, एच स्क्वेयर माइनस 10k प्लस 5, ये हमारे पास आ गया। अब एच के को एक्स वाई बोल दो, लोकस का क्वेश्चन है, एच के को एक्स वाई बोल दो, ये हमारे पास आ गया।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 5। तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पैराबोला। दिस इज नाउ पैराबोला। x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दिस इज अ पैराबोला। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था पर क्वेश्चन अच्छा था। मीन्स की पहले पिक्चर नहीं भी बनाते तब भी हो जाता, क्योंकि सिंपल कंडीशन लगाई है d इज इक्वल टू r1 + r2। तो d तो मुझे साफ दिख रहा था, h के लिया वो लिया, पर पिक्चर का ये फायदा हो गया जो आपको वैसे भी पता है कि सेंटर रेडियस इज इक्वल टू k। बस इतना पिक्चर का फायदा हुआ, ज़्यादा पिक्चर बनाने का फायदा नहीं हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37। ये बड़ी पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कई जगह रखा भी हुआ है, आपको पता भी होगा। 37 क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगेन AOD का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो जब मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो x - 1 का स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है? x - 1 का स्क्वायर x प्लस x - 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका डेरिवेटिव निकाला पहले हमने। डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस x - 1 x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब यहाँ से जितना कॉमन ले सकते कॉमन ले लो। यहाँ से x - 1 x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 पहले पार्ट से आया, और दूसरे पार्ट से 3 ऑफ x - 1 आ गया। चेक करते रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो यहाँ से कोई गलती नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अच्छी बात होगी, क्रिटिकल पॉइंट निकालने बड़े आसान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बना बनाया फैक्टराइज होता जा रहा है। ये हमारे पास आ गया, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए? डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव कहाँ 0 हुआ? डेरिवेटिव 0 हुआ 1 पर। -1 के 2 पॉइंट, -1 को वैसे -1 पे नो चेंज ऑफ साइन बिकॉज पावर 2 है। चलो उसको लेना ले लो, वैसे उस पर कोई चेंज ऑफ साइन नहीं होगा। 1/5। तो वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 -1 1/5। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना, मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम कहाँ पर है? 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, पर 3 में से 1 पॉइंट तो वैसे ही वेस्ट हो गया, क्योंकि ये पावर 2 से आया, तो देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। आपको पता है डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लगाने वाला हूँ कि चेंज ऑफ साइन कहाँ है। तो इसको हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया, 1/5 1। -1 को प्लॉट नहीं करना, बिकॉज -1 कहाँ से आ रहा है? इवन पावर से आ रहा है। आपको पता ही है, जब वेवी मेथड लगाते हैं, वेवी मेथड, तो इवन पावर जहाँ रूट आते हैं उसको नहीं प्लॉट करते हम, ओनली ऑड पावर रूट को प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। सो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहाँ पर? 1/5 पर। 1/5 पर क्या होगा? डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो 1/5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो दिस पता ना आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? एंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लो। फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने में क्या है? उसमें डालना ही है बस। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे मैक्सिमम वैल्यू हमें दी हुई है। सो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो 1/5 को डाल दिया फंक्शन में, 1/5 यहीं पर डाल देता हूँ, देखो बिल्कुल क्लियर यहाँ दिख रहा है। 1/5 डाला तो 1/5 - 1 4/5 का स्क्वायर हो गया, 1/5 + 1 6/5 का क्यूब हो गया। बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। ओके, तो हमें उसको पावर्स में भी सेट करना है। तो 4 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 4 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ से भी 2 की पावर 3 आया और 3 की पावर 3 आया, है ना स्टूडेंट्स। तो 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब मीन्स 5 की पावर 5 हो गया। 5 की पावर 5 तो 3125 होता है, 25 125 625 ऐसे वही होता है। तो है ना, 5 स्क्वायर होता है 25, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, 3125 नीचे है, बिल्कुल ठीक है। तो पावर क्या बन गई फाइनली? 2 की पावर बन गई 7, 3 की पावर बन गई 3, नीचे 5, नीचे का बन गया 3125। तो P की वैल्यू आ रही है 7, तो P हमारे पास आ गया 7 और Q हमारे पास आ गया 3, 7 3। तो P7 Q 3, तो आंसर क्या आ गया? सेकंड चॉइस। ये भी मुश्किल नहीं था, बट कई बच्चे इसको भी मुश्किल कह देते हैं। क्यों मुश्किल कह देते हैं? क्योंकि काम करना पड़ रहा है।
काम करना पड़ रहा है तो बच्चा इसको मुश्किल कहता है, बच्चों को हैबिट पड़ चुकी है। कई पुराने पेपर ऐसे आए थे NIT के, यहाँ बच्चे ने सिर्फ टिक मार्क किया था। या बच्चे को टिक मार्क करने की हैबिट पड़ जाती है ना, कि बच्चा करने वाले क्वेश्चन को मुश्किल कहना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन करने वाले थे तो बच्चों ने इस पेपर को मुश्किल कह दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 38 अगेन सिंपल क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। 38 में क्या हमें कॉस इनवर्स दिया हुआ है, सभी को पता है कॉस इनवर्स दिया हुआ मीन्स हमें एंगल दिया हुआ है, थीटा इज एंगल। तो कॉस इनवर्स दिस एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, दिस इज द थीटा। तो कॉस थीटा हो गया 3/√20। ओके, ये तो आपको पता ही है। बिटवीन टू वेक्टर्स, तो बस ये तो आसान सा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, इन दो वेक्टर को वेक्टर ए वेक्टर बी बोल दो। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है A.B/mod ओके, वो वेक्टर ए वेक्टर बी है। तो A.B क्या हुआ, कॉस थीटा हमें पता है 3/√20 हुआ, और तो हमें पता ही है। A.B क्या हुआ, x - 2x + 3y²। चेक करो प्लीज, x - 2x + 3y² डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 1 + 4x² + 9y², पहले वाले का मैग्नीट्यूड। दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड x² √x² + 1 + y²। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा लेके आना, उधर ले जाओ, थोड़ी सेटिंग करनी है, कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे सोल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। उसे वैसे ही सोल्व करने को नहीं बोला, उसे बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई द लोकस। लोकस तो निकाल ही चुके आपको कुछ नहीं करना। क्यों आप कोई इधर लेके जाओ, सेटिंग या स्क्वेयरिंग करना एक बार कर सकते हो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए। अदरवाइज जो स्क्वेयरिंग भी नहीं करोगे तब भी आपको आंसर मीन्स कि आपको इक्वेशन लोकस मिल ही रहा है, आपको लोकस तो मिल ही रहा है। दिस उसको भी तो स्क्वेयरिंग करना कर लो। 3y² - x, मैंने अंडर को स्क्वेयरिंग किया तो ये भी स्क्वेयर हो गया। और 20/3 को उधर लेके इसको 9/20 बोल दो, उधर लेके गया 20 और 9 इधर बोल दो, एक ही बात है। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स को। स्क्वेयरिंग कर दिया तो एक उधर लेके आया, उधर ले गया, बस ठीक है। अब इसके आगे तो कुछ ना करो, इसके आगे खोलना बिल्कुल ना करो, चॉइसेस को पुट करो। इसके आगे चॉइसेस को पुट करोगे, चॉइसेस आसान सी है, 1,0 1,1 0,1। चॉइस बड़ी आसान सी है, ऐसी चॉइसेस को पुट करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका, क्योंकि 1,0 x को 1 डाला, y को 0 डाला, आसानी चेक करोगे। 1,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1,1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0,1 मैं चेक कर लेता हूँ, x को 0 डाला, y को 1 डाला, x को 0 डाला, y को 1 डाला, 9 + 1 10 ओके 10 हो गया, और ये 2 हो गया। ओके, y को 1 डाला तो 20 × 9 180 हो गया। तो 20 × 9 180, लेफ्ट हैंड साइड 180 होगी। यहाँ पर 1 डाला, 9 × जैसे भी 180 हो गया। सो आंसर आपका सी चॉइस तो आई है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या स्टूडेंट्स, पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई ऑन दिस कीप्स अ डिस्टेंस ऑफ 5a फ्रॉम इट्स फोकस। पैराबोला है, फोकस क्या होता है पैराबोला का, a,0। पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स कि x y बोथ पॉजिटिव। तो हमें चाहिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द लोकस ऑफ P। हमें P का लोकस चाहिए, बिल्कुल वही जो पीछे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वही तो क्वेश्चन हो गया। ओके, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर पहले पॉइंट को मान लिया, लेट पॉइंट भी x, y। तो पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, बिकॉज पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। तो आपका जो फोकस होता है पैराबोला का वो a,0 होता है, a,0। ओके, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस हो गया x - a² + y², जैसे इक्वल टू क्या बोला उसने 5 है, डिस्टेंस इज 5 है, डिस्टेंस 5 हो गया। ओके, तो और कुछ बोला उसने, कुछ नहीं बोला, बस इतनी बात की है। चलो इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। तो x - a² + y² 25a², तो x² + y² -2x + a² वहाँ चले जाएगा, ये कट जाएगा, 24a², है ना, ऐसा कुछ हुआ।
4a², चलो जो भी है 24a² आएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। ओके, तो y² की अपनी वैल्यू क्या है? नहीं, ऐसा करो, थोड़ा सा मैंने मुश्किल बना दिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर y² डाल देते तो क्वेश्चन और सिंपल लगता है। आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप इसको जैसे मैंने किया था वो भी ठीक था। y² की वैल्यू क्या, पैराबोला है तो y² की वैल्यू क्या 4ax है, तो y² को 4ax यहाँ डाल के उससे क्या फ़ायदा होता है बस कि आपका परफेक्ट स्क्वायर वापस बन जाता है, आपको पुट करने में आसानी होगी बस, और कुछ फ़ायदा नहीं। आप वो भी जो मैंने किया था वो भी ठीक किया था, वहाँ पर भी पुट करना, यहाँ भी पुट करना, वो आपकी मर्जी, आपने कैसा करना चाहते हो। तो x + a² = 25a², तो ये आपके पास एक लोकस बन गया। ओके, अब इसके बाद आपको जैसे पीछे किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई, तो यहाँ पर आप देखोगे किसको हम देखेंगे जरा, इस पॉइंट में क्या करें। हाँ, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, x की इक्वेशन है तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। x + a आ गया +-5a, x + a आ गया +-5a, तो x की वैल्यू आ गई, अगर प्लस लोगे तो 4a, माइनस लोगे तो माइनस लोगे ना, क्योंकि a पॉजिटिव है, तो अगर माइनस लोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -6a आ रही है। तो -6 ले नहीं सकते, क्योंकि a पॉजिटिव है वो x भी पॉजिटिव है, आपका x भी पॉजिटिव है, तो ये आप नहीं ले सकते, इस वैल्यू को फेल कर दो। तो ओनली वैल्यू क्या आ रही है 4a, -6 से क्यों नहीं सकते, क्यों नेगेटिव वैल्यू आ रही है, x आपका क्या xy क्या पॉजिटिव है। ओके, तो ओनली x 4a आ गया, x 4a आ गया, तो x को 4a डाला, x को 4a यहीं डाल दिया, x आपका 4a आ गया, x को 4a यहाँ डाला तो y भी आपका 4a आ गया, x 4a आया तो y भी 4a आ गया, तो पॉइंट आ गया 4a, 4a, आपका पॉइंट आ गया 4a, 4a। तो ये ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो इस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे पॉइंट इस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे। तो 4a, 4a ऐसा ही तो हो नहीं सकता। ओके, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, एक्स वाई बहुत सेम, 4a 4a बहुत एक्स वाई सेम, तो यहाँ पर 1 1 दोनों सेम है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम कहाँ है, ओनली डी चॉइस में है, तो आंसर इज डी चॉइस। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखो मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल मान लिया गया, फिर कह रहा हूँ क्यों मुश्किल माना गया। निम्सर का पेपर 2023 का क्वेश्चन करने पड़ गए, और बिल्कुल हैबिट नहीं स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करने की। ओके, बच्चे कहते हैं बस हमें रेडीमेड मिल जाए, किसी बुक का कॉपी किया क्वेश्चन मिल जाए, आंसर सी डी या 2 लाइन में सॉल्व कर लें। ये 2 लाइन वाले क्वेश्चन नहीं थे, कुछ आपके माइंड को चेक किया गया कि आपको सच में कितना मैथ्स आता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आज का मैं लास्ट क्वेश्चन बोलूँगा, बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है 41 to 50 उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब 40th क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा, फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा, अब आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। ओके, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर सी हमें बीच में दे रहा है, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी दे दिया, तो बच्चा डर जाता है इन क्वेश्चन को देख के, इतनी इंफॉर्मेशन देख के बच्चा डर जाता है, बस और कुछ नहीं है। हमें ए डॉट सी मांगा गया, ए डॉट सी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए डॉट सी कहाँ है, इसके अंदर है। इसको जो स्क्वेयरिंग करोगे क्या आएगा, मोड सी स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट सी। तो मोड सी स्क्वायर मुझे नहीं आता, मोड ए स्क्वायर मुझे आता है, मोड ए स्क्वायर मुझे आता है, यहाँ से निकाल लूँगा। सी डॉट ए मांगा है, वो तो मांगा ही है, तो मुझे बस मोड सी चाहिए ना, तो मोड सी मिल जाएगा तो इस इंफॉर्मेशन से मैं ए डॉट सी निकाल सकता हूँ। मुझे मोड सी चाहिए, मोड सी कहाँ से मिलेगा, ए ओ बी पता, ए हो तो गया यार, ए ओ बी पता है तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी और सी के बीच का हमें एंगल भी पता है, बस सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सोचो माइंड में, पहले पिक्चर बना लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर माइंड में पिक्चर बना लोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन की समरी आपके सामने आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दिस इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या आगे हो गया, मोड ए क्रॉस बी मोड सी, इनके बीच का एंगल साइन थीटा, तो साइन थीटा एंगल क्या इन दोनों के बीच का 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3। तो हमने एक क्रॉस, हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दी, मोड ए मोड बी साइन एंगल इज इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है। हाँ, पहले आपको ए क्रॉस बी निकाल लेते तो बड़ा अच्छा होता, हमने ए क्रॉस बी नहीं निकाला, देखो हमने यहाँ निकाला हुआ, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। वेक्टर ए क्या है, ये वेक्टर ए क्या है 2 1 -2, वेक्टर बी क्या है 1 1 0, तो हमने ए क्रॉस बी निकाल के रखा हुआ है, क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया 2i - 2j + k, उसका मोड क्या आ गया 3। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। ए क्रॉस बी निकालना कोई भी स्कूल का बच्चा निकाल सकता है। आई जे के फर्स्ट रो में आया, 2 1 -2 सेकंड रो में आया, 1 1 0 थर्ड रो में आया, हमने उसको खोल दिया तो मोड ए क्रॉस बी आ गया। तो मोड ए क्रॉस बी अभी हमने देखा 3 आ गया, तो मोड सी मुझे आता ही नहीं, वही तो मुझे चाहिए।
तो एंगल क्या 1/2 आ गया, सॉरी sin 30 1/2 आ गया। तो मोड सी की वैल्यू जो बड़ी यूजफुल वैल्यू है वो मेरे पास सेकंड्स में आ गई, मैं कहता हूँ सेकंड्स में आ गई। ओके, अब क्या चाहिए, बस अब ए डॉट सी चाहिए। हमें आल्सो क्या गिवन, हमें आल्सो गिवन है, मैं बता चुका हूँ सब कुछ आपको, c माइनस ए मुझे गिवन है 3, तो इसका स्क्वेयरिंग करूँगा तो मोड सी स्क्वेयर मोड ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ हमें ए डॉट सी चाहिए, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। ओके, दिस इक्वल टू 9, स्क्वेयरिंग किया। मोड सी क्या 1/2 है तो 1/4 हो गया। मोड ए कितना था, मोड ए मैंने निकाला नहीं निकाला, मोड ए निकाला, मोड ए निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। डेट स्क्वायर अंडर 9 आ गया, 3 आ गया। मोड ए कितना आ गया, डेट स्क्वायर अंडर 9 3 आ रहा है। अब देख सकते हो 3 आ रहा है तो 3 स्क्वायर हो गया। ये मुझे चाहिए, ए डॉट सी मुझे चाहिए। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका हुआ है। आपको दिख रहा है कितना सिंपल क्वेश्चन था, 9 कट गया तो ये आपका नीचे जाएगा, है ना, 1/8 होगा। तो ए डॉट सी आपके पास क्या आ रहा है, ट्वाइस ए डॉट सी। ए डॉट सी मोड सी आपका 1/2 नहीं आ रहा, ओहो सॉरी, मोड सी आपका 2 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। देखो इधर ये आपका 3 कट गया, ये आपका मोड उधर गया, 2 आ रहा है, मोड सी इज 2, तो ये 2 आ रहा है, तो 2 स्क्वायर हो गया। तो ए डॉट सी क्या बना, ए डॉट सी बन गया मेरे पास कितना है स्टूडेंट, 2 आ गया। ए डॉट सी क्या आ गया, 2 आ गया। सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप देखा कि अभी इवन आज जो मैंने क्वेश्चन किया 25 to 40, उसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन थे, टेक्निकली साउंड क्वेश्चन थे। अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मेरे ख्याल से शायद थोड़े इजी आएंगे। 41 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल इजी है, 42 ठीक है, 43 जो है वो तो बिल्कुल ही इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आगे आने 44 तो पुरानी क्वेश्चन हमारी पुराना एनआईटी में आ चुका हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, वो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 45 भी एवरेज क्वेश्चन है, मैं करूँगा सब कुछ आपके सामने। मतलब क्वेश्चन अब ठीक आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बट बच्चों ने चैप्टर छोड़ ही दिया था लोगैरिथमिक सीरीज। जो बच्चे लोगैरिथमिक सीरीज चैप्टर नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। स्टैट्स का क्वेश्चन बड़ा सिंपल आने वाला है, तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आने वाले, आगे भी क्वेश्चन एवरेज आने वाले हैं। तो अप टू 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर जो था अभी तक का सबसे अच्छा पेपर माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इस पेपर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सपोज कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर ज़रा टफ था, तो चलो एवरेज तो माना ही गया था, ऐसा नहीं कि इसको बड़ा इजी माना गया था, इसको टफ ही माना गया था। अगर आपको इजी लग रहा है या एवरेज लग रहा है तो सोचो कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है, गुड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अप टू 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगले 10 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।